मोल कंसेप्ट पर भी आएंगे, लेकिन अब आते हैं आपके बेसिक फंडे पे। और डाल्टन वगैरह के बारे में भी तो जानना है, अभी तो मैंने सीखा, हमने जाना ही नहीं डाल्टन वगैरह के बारे में। आइए अब हम जानते हैं आगे इस टॉपिक के बारे में। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल नहीं है, बट थोड़ा सा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या कहता है, जैसे मान के चलते हैं कि जैसे ये ए लिया हमने और ये बी लिया, समझना ध्यान से, ये ए लिया और ये क्या लिया, बी लिया। तो जब कोई भी दो या दो से ज्यादा मटेरियल को हम लेते हैं, उसको मिलाते हैं, तो कुछ ना कुछ नया बनता है कि नहीं बनता है, बोलो हाँ या ना। अरे बनता है कि नहीं बनता है। अरे दूध में पानी मिला दो तो क्या ओरिजिनल दूध रहेगा क्या, नहीं, वो बदल जाएगा। पानी में हल्दी मिला दो, वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, अब वो हल्दी वाला पानी दिखेगा। तो जब भी दो चीजों को मिलाते हैं ना कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। और जो नया प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर कुछ इसको एरो दिखाते हैं, यानी जो आप लेते हो मटेरियल उसको इधर दिखाओगे और इसको इधर दिखाओगे। तो इस चीज को यहाँ पर हम ऐसे दिखाते हैं, ये मान लो C+D बन गया। तो इधर का जो हिस्सा होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं, जो पार्टिसिपेट करता है। और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा। ये देखो प्लूरल है, प्रोडक्ट्स हो गया। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपको। जैसे यहां पर मैं लेता हूं, जैसे मान लेता हूं हाइड्रोजन, क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसा मैंने ले लिया। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो यहां पर वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये जो आपके सामने डाटा मैंने लिखा है, ये लिखा है वर्ड्स में लिखा है, ये मैंने सिंबल्स में नहीं लिखा है। हेलो, जाग रहे हो क्या, मैंने सिंबल्स में नहीं लिखा, मैंने किस में लिखा, मैंने वर्ड्स में लिखा। तो इस तरह जब हम इस चीज को डिनोट करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। बट जब इन्हीं को हम रिप्रेजेंट कर देंगे इनके सिंबल्स में, तो जब इनको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन होता है H प्लस ऑक्सीजन होता है O और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। लेकिन सर हमने तो देखा H और O कहीं होता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो कुछ ऐसे, ध्यान दो बच्चों, जो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, जो कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं, बड़े डरपोक टाइप के होते हैं। उनको लगता है कि अकेले पाए जाएंगे, कोई मार धार के लूट लेगा हमसे, तो अपने साथ एक अपने भाई को साथ में लेकर चलते हैं। और वो जनरली गैसियस हैं। कौन कौन है मैं बता देता हूं। देखो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कभी भी H के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। एटम में H पढ़ेंगे, घर पे अकेले रहेगा, लेकिन जैसे ही बाहर बाहर निकलेगा ना तो ये H2 जैसा बन के निकलेगा, यानी एक और हाइड्रोजन साथ में लेके निकलेगा। ध्यान रखना आप। फिर यहां पर देखोगे ये सब अकेले पाए जाने वाला है, लेकिन यहां पर आओगे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन भी ना N2 के फॉर्म में पाया जाता है। कभी भी N नहीं होगा, ये अपने घर तक ही N होगा, केवल सिंगल N हम बात कर सकते हैं। बट जब किसी रिएक्शन में बात करेंगे या नॉर्मल में आपको N2 बोलूंगा तो एक्चुअली ये मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। देखो जब भी ये अपने भाई को ले ले या किसी और को ले ले, तो यहां पर जैसे ही एक से ज्यादा एटम होते हैं ना, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, उसको कंपाउंड भी कहते हैं। तो आप कंपाउंड भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, बट यहां पर हम मॉलिक्यूल ही बात करेंगे। फिर देखो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में होता है, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में होता है। और कौन कौन होता है सर, तो और मैं आपको अगर बता दूं, क्लोरीन, देखो क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है। सल्फर H6 होता है, कहां गया सल्फर, कहां गया, H6 होता है सल्फर। समझ में आ रहा है, ऐसे करके अलग अलग होता है, जिसके बारे में आप बताएंगे। तो चलिए इतनी जानकारी मैंने ले लिया, इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन सा बॉन्डिंग लगता है। चलिए ये सारे सवाल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे जब चैप्टर पढ़ते जाओगे। तो यहां पर जो है ना, ये हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, चूंकि अकेला H नहीं होगा, तो मतलब बाहर निकला कोई इसको ठोक दिया, इसको इतना डरपोक है, हाइड्रोजन कहां जा रहा है, तो अरे भैया कहीं नहीं जा रहे भाई, बा कहां गया भैया, अरे साथ में आ जाओ, साथ में चलते हैं। तो अपने भाई को साथ में ले लिया, H और H ले लिया, और यहां पर इसने क्या कर दिया, O है उसको O2 ले लिया। तो इस तरीके से H2 और O2 के फॉर्म में H2O बनता है ये। फिर उसके बाद ना इसको हम देखते हैं कि बैलेंस है या अनबैलेंस है, खैर वो भी हम बाद में देखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। थोड़ा सा का डिफरेंट है केमिकल इक्वेशन, इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। खैर ये चीजें आपको पढ़नी नहीं है उतना, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं केवल। तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं, केमिकल इक्वेशन आपको पढ़ना नहीं, केवल केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए जी, इसको हटा दिया, जानकारी दे दिया, हटा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब इंग्लिश शब्द है ना, कंजर्व करके रखना। कंजर्व करके रखने का मतलब होता है उसको मेंटेन करके रखना, यानी कि
मास को आप कभी भी ना बना सकते हो, ना ही उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इस क्या कहते हैं, मास होता है वो कंजर्व होता है। जंगल को होता है जंगल, उसको कंजर्व यानी कि जंगल में जितने पेड़ है ना उतने ही पेड़ होंगे, कोई लकड़ी नहीं काटेगा, कोई जानवर अंदर नहीं जाएगा। देखते हो अंग्रेजों के जमाने में कंजर्व करके रखते थे। तो यहीं पर एक लॉ आता है, वो लॉ क्या आता है, वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मटेरियल आपने लिया था रिएक्शन करवाने के लिए, उसको दोनों को जोड़ दो आप, दोनों को जोड़ दो आप, और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसको दोनों को जोड़ दो। तो जो इधर का मास होगा ना टोटल, वो इधर के मास टोटल के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब यही आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। चलिए ये मैंने लिख दिया टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की बात करूं, तो कैसा हो जाएगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इधर जुड़ गया, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। यानी हमने क्या देखा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और बहुत सिंपल है भाई, जैसे देखो ऐसा सोचो ना, तुम जैसे दही ले लो, तुम मान के चलें कि 100 ग्राम दही ले लिया, उसमें हमने जो है 10 ग्राम चीनी मिला दिया, तो दही है 100 ग्राम और चीनी है 10 ग्राम। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ कटोरी बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 110 ग्राम। सिंपल सी बात है। तो जो हमने लिया है ना, इसको रिएक्टेंट में जोड़ोगे तो ही प्रोडक्ट का आएगा, कोई बड़ा लॉजिकल बात नहीं। पता जब पहली बार मैंने इस लॉ को सीखा था ना, तो मेरे माइंड में ये आया था, अरे ये कौन सा है यार, ये तो हम जानते हैं, घर में भी जानते हैं। अरे एक लिया 100 ग्राम, दूसरा लिया 10 ग्राम, जोड़ेंगे तो 110 ग्राम हो जाएगा। इसमें कौन सा नया बात है, इसमें कौन सा कोई ऐसा बात आ गया कि ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट। लेकिन क्या है उस जमाने में, और इसको साइंस फॉलो करता है, इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी है, तो हम पढ़ते हैं इसको, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानते हैं। यानी यहाँ पर जो है अगर इसको देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कैसा हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, ये ऐसा हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा एक और लॉ आपको पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा मिटा देता हूं और फिर बताता हूं मैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब होता है, एक बहुरूपिया होता है जो अलग अलग जगह आता है। देखो ऐसा लिखता हूं मैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो जैसे आपने देखा होगा यहां पर ये लिखा CO2, लिखा है ये CO2, ठीक है, और मान लो यहां पर लिखता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क है कि देखोगे कि कहते हैं कि जब एलिमेंट, जब हम किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो उसमें एक एलिमेंट जब फिक्स होता है, देखो यहां पर कितना है, एक कार्बन है, एक कार्बन एटम है, और यहां पर कितना है, एक कार्बन एटम है कि नहीं, एक कार्बन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन केवल चेंज हो रहा है। तो इस लॉ को जो हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। यानी ये लॉ कहता है कि जब कोई भी एलिमेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग कंपाउंड में उसका रेशियो फिक्स होता है, वो अपने आप को फिक्स करके बैठा है, और उसके बगल वाला जो है वो चेंज हो रहा है, बगल वाला चेंज हो रहा है। तो बगल वाला चेंज हो रहा है तो कौन चेंज हो रहा है, देखो यहां पर कितना ऑक्सीजन है, यहां पर है 2 O एटम है, और यहां पर क्या है, यहां पर 1 O एटम है। समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा लॉ था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए थोड़ा डाल्टन बाबा के बारे में जान लेते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या वो पोस्टुलेट्स या क्या क्या वो पॉइंट बोले थे, और उनमें क्या क्या चीजें दिक्कत आई या कैसे उसको ड्रॉबैक कहा गया, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों डाल्टन ने जो दिया वो ये पोस्टुलेट्स दिए डाल्टन ने। आइए एक एक करके इन पोस्टुलेट्स को पढ़ा जाए और समझा जाए कि कहां पर क्या कैसे है, और बाकी ये इधर का लिखा हुआ है आपका। तो डाल्टन ने जो पहला कहा ना, उन्होंने कहा मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। भैया एटम को आगे तो बांटा ही नहीं जा सकता है, मतलब ये इंडिविजुअल है, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये पोस्टुलेट्स को कैसे ब्रेक किया गया, जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में खोजा गया, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि डाल्टन साहब
आपने जो कहा था ना कि एटम को आगे नहीं बांटा जा सकता, लेकिन ये एटम तो आगे 3 फंडामेंटल पार्टिकल में बट रहा है, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो यानी ये वाला जो आपका पार्ट रहा, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, ये वाला पाला ने लिखना आपको यही है, पर आपको ड्रॉबैक में ये समझना है कि ये लाइन इनका गलत हो गया। दूसरा, all the atoms of a given chemical elements are identical in mass and in all other properties। यानी कि अगर आप कोई भी एक एटम उठा लो, ऑल द एटम गिवन केमिकल एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, चलिए कोई एलिमेंट एक उठा लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं मैं कार्बन उठा लेता हूं। तो चलिए मैंने एक कार्बन उठा लिया, कहाँ गया रेड पेन, ये मैंने उठा लिया कार्बन, यहां पर मैं टिक कर देता हूं, ये मैंने कार्बन को उठा लिया। तो जब मैंने कार्बन को उठा लिया तो ये कहते हैं कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन केमिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड इन ऑल अदर प्रॉपर्टीज। यानी कहना है इनका कि ये जो कार्बन है आपका, यहां पर मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं, ये जो आपका दूसरा लाइन का अगर मैं करूं सेकंड वाले का, तो ये कहते हैं जो कार्बन, इसे मान लो कार्बन लिया मैंने, तो कहते हैं कार्बन के जितने भी एटम होंगे, कार्बन के जितने भी एटम होंगे, या मान लो मैं ले लेता हूं कुछ और ले लेता हूं, ऐसा लेता हूं जो आपके काम में, जैसे क्लोरीन ले लेता हूं मैं, क्लोरीन ले लेता हूं मैं, कुछ ऐसा ही लूंगा जो क्रांतिकारी टाइप का होंगे, है ना। जैसे हाइड्रोजन ले लेता हूं, ठीक है, ऐसा लेते हैं। तो मान लो ऐसा कुछ लेते हैं, तो ये कहते हैं कि अभी जितने भी एटम है ना, जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो उनके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। जैसे अब हाइड्रोजन लिया, तो इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। लिथियम लिया, उनके जितने भी एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। तो ये इनकी सोच तो बिल्कुल ठीक थी, आप भी कहोगे इसमें गलत क्या है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब आ गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं, ये आगे आइसोटोप्स आ गया, और एक आइसोबार होता है। तो आइसोटोप और आइसोबार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या होता है आइसोटोप और क्या होता है आइसोबार। तो आइसोबार, यदि आइसोटोप के बारे में जानते हैं, नाम से क्लियर हो जाएगा, मैं साइड में लिख देता हूं। एक होता है आइसोटोप और एक होता है आइसोबार। टॉप मतलब जगह होता है। तो कहते हैं जब सेम, अगर मान लो 2 एटम आप लेते हो और उन दोनों एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो जाए, यहां क्या बताता है ये, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। और आइसोबार क्या बताता है, आइसोबार बताता है सेम मास नंबर। तो यहां पर डिफरेंट क्या हो जाएगा, यहां डिफरेंट हो जाएगा मास नंबर, और यहां डिफरेंट क्या हो जाएगा, यहां डिफरेंट हो जाएगा एटॉमिक नंबर। डेट मीन जब ये चीजें आई सामने तो ये बिल्कुल गलत साबित हो गया, क्योंकि आइसोटोप कहता था कि एलिमेंट एक ही होगा लेकिन एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, लेकिन उसके अलग अलग एटम होंगे कई तरह के, और उनमें जो है डिफरेंट मास होगा। समझते हैं, देखिए जैसे कार्बन है, तो कार्बन के 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन के 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं। और देखिए दोनों कैसे एटम को, किसी भी एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो ऊपर मास लिखते हैं यहाँ पर और नीचे उसका नंबर लिखते हैं। तो देखिए ये कितना है, ये है 12 ग्राम और एक होता है 14 ग्राम, और दोनों 6 ही है, मतलब नीचे एटॉमिक नंबर 6 ही है। जैसे लिखते हैं ये x लिखते हैं और नीचे यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ लिखते हैं मास नंबर, ठीक है, ऐसे करके हम लिखेंगे। तो यानी कि ये लाइन तो बिल्कुल इनका गलत हो गया ना, सारे का नहीं, लेकिन ये खुराफाती कुछ आ गए। देखो कहता है ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन केमिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ये देखो आइडेंटिकल इन मास, मास में आइडेंटिकल होगा, लेकिन गड़बड़ हो गया ना। चलो मैं मानता हूं हीलियम इनकी बात को फॉलो करेगा, बेरिलियम भी फॉलो करेगा, बोरॉन भी फॉलो करेगा, मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन फॉलो करेगा, सोडियम फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप कोई रूल देते हो तो रूल का मतलब होता है कि वो सब पे फॉलो करना चाहिए, उसको सब फॉलो करेंगे। भारत का कोई कानून है, इंडिया का कोई भी लॉ है, तो उसको हर कोई फॉलो करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना हो या खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अगर वो कुछ गलत करेंगे तो जो सजा होगा, न्यायपालिका जो जज सजा देगा वो मान्य होगा। तो यहां पर भी डाल्टन ने अगर ये बात कैसे कह दी, हालांकि अपने टाइम तक तो ठीक था उनका, लेकिन बाद में जाके डिफरेंट हो गया ना, जब कौन आ गया, कौन आ गया, आइसोटोप आ गया। तो आइसोटोप में देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 होता है, क्लोरीन ये देखो Cl, ये देखो Cl, एक होता है 35 और एक होता है 37, ठीक है। अब देखो दोनों ही आते हैं कितने, 17 नंबर पे, दोनों ही 17 नंबर पे आते हैं। हाइड्रोजन का देखोगे, हाइड्रोजन का H, तो एक हाइड्रोजन होता है, देखो एक एक नंबर पे आ रहा है, तो एक होता है 1, एक होता है 2, ऐसे करके होता है हाइड्रोजन का। और एक और होता है हाइड्रोजन का H,
1 और 3 ऐसा भी होता है। तो यानी क्या देख रहे हो, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बाद में आ गए आइसोटोप, याद रखोगे पूछेगा आइसोटोप क्या होता है, तो दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज सेम बट देयर मास नंबर आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। और ये आइसोटोप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, रीजन क्लियर हो गया। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप के एग्जाम्पल है ये। तो ये इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका मैंने आइसोटोप के लिखा, ये मैं लिख देता हूं, ये है आइसोटोप। ये सब क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो चलिए ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि ये जो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत कहा। क्या कहा जी, इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए और उनके जितने भी आइटम होंगे सब एक जैसे मास के होंगे, सब एक जैसे प्रॉपर्टी के होंगे। लेकिन ये खुराफाती कुछ आ गए ना, इन लोगों ने कहा अच्छा जी मेरे पास तो देखो 2 आइटम है, लेकिन देखो दोनों का डिफरेंट मास है, देखो मेरा 12 है इसका 14 है। क्लोरीन ने कहा हाँ भाइयों मेरा भी दो आइटम है, 2 रूप में पाया जाता हूं मैं, एक 35 ग्राम एक 37 ग्राम। हाइड्रोजन ने कहा हाँ भाइयों मैं भी 3 आइटम में पाया जाता हूं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम। लेकिन डाल्टन का कहना है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट के जितने आइटम होंगे सब एक जैसे मास के होंगे। यानी ये पोस्टुलेट इनका क्या हो गया, गलत हो गया। आइए तीसरे नंबर की बात करते हैं। सर क्या कर रहे हो आप, डाल्टन गलत साबित कर रहे हो। ना भैया मैं कौन होता हूं इनको गलत साबित करने वाला, ना मैं नॉर्मल सा टीचर। अरे मैं तो बस आपको पढ़ा रहा हूं कि एक्चुअली में उस जमाने में जब डाल्टन ने चीजें दी थी ना, तो उस जमाने में इतना डेवलप नहीं था। तो बाद में जाके जब चीजें अरेंज हुई तो पता चलता गया कि जो डाल्टन ने चीजें कही थी उनमें ये सुधार किया जा सकता है, ये चीजें थोड़ी सी कमी है। तीसरा, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स। अब देखो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, देखो केमिकल वर्ड है, देखो चाहते तो ऐसा भी डिफरेंट एलिमेंट्स भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपके बुक में दिया है केमिकल एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट, देखो एलिमेंट्स भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप केमिकल को हटा दोगे ना तब भी चलेगा, और केमिकल को लिख दोगे ना तब भी चलेगा, क्योंकि केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन करते हैं ना ये लोग, इसलिए इनका नाम होता है केमिकल। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, different kinds of atoms and in particular such atoms of different masses। यानी आपको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ये कह रहे हैं कि जब अलग अलग एलिमेंट्स आप लोगे ना तो उनके जो एटम्स होते हैं, उनके जो मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और आपको लग रहा होगा बिल्कुल ही डिफरेंट ही है। जो देखो जैसे मान हीलियम है तो हीलियम 4 ग्राम है, इसका लिथियम, तो हीलियम और लिथियम दोनों ही डिफरेंट आइटम्स हो गए ना, और इनका मास भी डिफरेंट हो गया। यानी लिथियम हो गया 4 ग्राम और हीलियम हो गया 4 ग्राम, लिथियम हो गया 7 ग्राम, बेरिलियम 9 ग्राम, बोरोन 11 ग्राम। बोलोगे बिल्कुल सही है, गलत क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं। ये काहे को टेंशन लेने का रे बाबा, देखोगे यहाँ तो सब डिफरेंट है, डिफरेंट यानी सारा 20 जो हमने लिया सब डिफरेंट है और सबका मास भी डिफरेंट है। अरे बाबा डाल्टन बाबा तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन पता ये फंस गए आइसोबार में। आइसोबार क्या कहता है, आइसोबार कहता है कि सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा पर मास नंबर सेम होगा। अब वो कहां पर आएगा मैं आपको दिखा देता हूं, अभी दिखाता हूं मैं कहां पर है। देखो आप जरा देखो ध्यान से देखो आर्गन को देखो जरा, ये देखो आर्गन को देखो 40 ग्राम लिखा है और कैल्शियम को देखो 40 ग्राम लिखा है। यानी आर्गन आता है 18 नंबर पे और कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, लेकिन 18 नंबर वाले का भी 40 ग्राम है और 20 नंबर वाले का भी 40 ग्राम है। OMG क्या हो गया ये, अरे ये तो डाल्टन कह रहे थे कि डिफरेंट आइटम्स होंगे तो उनका मास डिफरेंट होगा, लेकिन यहां पर तो 18 नंबर वाला भी 40 ग्राम रख रहा है और 20 नंबर वाला भी 40 ग्राम रख रहा है। यही नहीं, ऐसे जोड़े और भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉ, ये जो इनका जो पोस्टुलेट है ये भी फेल हो जाता है। और ये फेल कौन करता है, आइसोबार फेल करता है। तो अब क्लियर हो गया, पहला आइसोटोप ने इस चीज को फेल कर दिया और दूसरा जो है तीसरे नंबर वाले को आइसोबार ने फेल कर दिया कि नहीं जी डिफरेंट का देखो सबका डिफरेंट है, बट उनमें से अगर कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर एक है, तो डाल्टन का ये भी गलत हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो लिखा है, एटम्स आर indestructible and retain their identity in chemical reactions। देखो ये लॉ, ये जो है ये किस पे चल रहा है, ये चल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम कर रहा है ये। क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये इनका कहना है कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब आप A लेते हो और जब आप B लेते हो और बनाते हो C+D, इसका मतलब ये हुआ कि हो कुछ नहीं रहा। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, ये नहीं समझ में आएगा, इसको मिटाता हूं। A B में तो कुछ एलिमेंट है नहीं, आपको बेसिक लेता हूं। जैसे मैंने लिया H2 और मैंने लिया O2 तो बना दिया H2O। तो भाई H2 और O2, यहां भी H2 है यहां भी H2 है,
यहाँ भी O यहाँ भी O है, तो इनसे क्या किया, रीअरेंज किया अपने आप को। कैसा किया, रीअरेंज किया है, मतलब H2O के फॉर्म में आ गया है। तो यानी ये क्या बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं ये, कि क्या करेगा, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन। तो फिर से अपने आप को आइडेंटिटी लेगा नहीं, ये अपने जैसा लेगा ये। तो ये इनकी चीजें थे, हालांकि कुछ चीजें ध्यान से देखोगे तो लिखा है रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन। अपनी आइडेंटिटी तो ले लेता है पर पूरी तरीके से नहीं ले पाता। जैसे देखो H2 का जो गुण होता है ना, वो होता है विस्फोटक। आप देखोगे H2 विस्फोटक होता है, यानी कि अगर जलती हुई मोमबत्ती या कैंडल ले जाओगे तो विस्फोट करता है। और ऑक्सीजन बर्निंग यानी जलाने का काम करता है। लेकिन H2O क्या है, आग बुझाने का काम करता है, ये आग बुझाने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरीके से आइडेंटिटी वापस नहीं हो पाती। लेकिन अगर मास की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मास के हिसाब से इधर अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन एटम होगा, यानी अगर इधर 2 ग्राम है तो इधर भी 2 ग्राम होगा। इधर अगर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 हम करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलो ये लाइन में ठीक है, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन, ये किस पे ये बता रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बता रहे हैं। तो ये भी हमने समझ लिया। चलिए पांचवा थोड़ा समझते हैं। पांचवा कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड from its elements occurs through the combination of atoms of unlike elements in a small whole number ratio। तो थोड़ा समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, 5वें नंबर को भी समझ लेते हैं और यहां से हम डाल्टन के सारी चीजों को सीख लेंगे। और आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपसे पूछे जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए डाल्टन के पोस्टुलेट्स को बताइए, और डाल्टन के पोस्टुलेट्स बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो 5वां नंबर क्या कहता है, 5वां नंबर कहता है द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट से बनेंगे, ऑकर्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ अनलाइक एटम। देखो यहां गड़बड़ कर दिया इन्होंने, इन स्मॉल होल नंबर, ये ठीक दिया है, होल नंबर बिल्कुल ठीक है, यहां गड़बड़ है क्योंकि देखो ये कहना है इनका अनलाइक, यानी से मान H2O, CO2, NaCl, ये जितने वाले हैं ना अनलाइक है। देखो हाइड्रोजन, ठीक, और ये क्या लिखा है, ऑक्सीजन, ये लिखा है ये। तो देखो दोनों ही क्या अनलाइक है, कार्बन ऑक्सीजन अनलाइक है, सोडियम क्लोरीन अनलाइक है, तो ये ठीक है। लेकिन भैया बाद में जाके ये भी आया कि एक जैसा लाइक वाले से भी बन सकता है, लाइक एटम से भी बनता है कंपाउंड, लाइक एटम से भी कंपाउंड बनता है। मैंने आपको बताया था ना, लाइक एटम से भी कंपाउंड बनता है, जैसे H2, O2, Cl2, Br2, F2। तो बाद में जाके ये चीजें आई ना कि लाइक वाले से ही बनता, लेकिन ये केवल अनलाइक का ही बोल रहे थे। तो चलिए अगर अनलाइक का भी लेते हैं, ये कह रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स अनलाइक एलिमेंट्स इन अ स्मॉल होल नंबर ऑफ रेशियो। तो यहां पर स्मॉल होल नंबर, जैसे देखो रेशियो क्या है 2:1, यहाँ रेशियो क्या है 1:2, यहाँ रेशियो क्या है 1:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो ये जो रेशियो आप लेते हैं ना, इसको बोलते हैं होल नंबर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो भी आप कंपाउंड ले, जैसे H2O लिया आपने, तो H2O का फॉर्मूला एकदम फिक्स होगा भैया, नाले से ले लो पानी को, कुएं से ले लो, समुद्र से ले लो, कहीं से ले लो, फॉर्मूला H2O ही होगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे 1 ऑक्सीजन होगा। यानी मास के अकॉर्डिंग बात करोगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला फिक्स है भैया, जैसे भी जहां से भी ले लो, चाहे आप किसी का भी धुआं ले लो, कंपनी का, कहीं अगर CO2 है तो CO2 ही रहेगा। तो ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है यहाँ पे। हालांकि ये जो बता रहे हैं ये लाइक वाले पर नहीं बता रहे हैं, ठीक है, लाइक वाले के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये किसके बारे में बता रहे हैं, अनलाइक बारे में बता रहे हैं। क्योंकि लाइक वाले में क्या होता है कि यहाँ रेशियो नहीं बन पाता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनका ये कमी है। देखो हम 5वें वाले को हम ये नहीं बोल सकते कि इनमें कमी है, ये लाइक वाले के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाइक वाले में रेशियो नहीं बन पाता। चलो लाइक वाले की हम बात ही नहीं करते हैं यहाँ पर, लाइक वाले को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसा मत समझ लेना कि मैंने ये कमी हो गया, ये नहीं, वो जानते थे कि लाइक से भी बन सकता है, जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन उन्हें रेशियो निकालना है तो डिफरेंट पर तो रेशियो निकालेंगे, H2 पर तो निकलेगा नहीं, O2 पर तो निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है यहां पर हम 5वां भी सीख गए। क्या सीख गए 5वां, द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स ऑकर्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। यानी चौथा और 5वां ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो पहला, दूसरा, तीसरा है ना, इनमें बहुत सुधार की जरूरत हुई और सुधार किया भी गया। यानी ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। इससे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल ठीक है, ये स्मॉल होल नंबर है, ऐसा नहीं आप देखोगे कोई फार्मूला कि ऐसा लिख दिया H1.5 over 2.2, ऐसा कभी नहीं बनता है, हमेशा बनता है H2O। मतलब देखोगे एक रेशियो जो देखोगे होल नंबर होगा, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा करके कुछ होगा। तो यहां तक हमने डाल्टन के बारे में भी सीख लिया, सारी जानकारी भी हमने लिख लिया।
तो बच्चों आज का पड़ाव यहीं तक, और आगे हम फिर आगे बात करेंगे जिसमें हम सीखेंगे मोल कंसेप्ट कैसे निकाला जाता है। फिर हम सीखेंगे अगले पार्ट में कि किस तरीके से जो है हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी फार्मूला कैसे तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर NaCl बना है, Al2O3 बना है, तो ये जो फार्मूले बने बनता कैसे, फार्मूला बनता कैसे, ये सीखेंगे, मोल कंसेप्ट सीखेंगे, और आइसोटोप आइसोबार के बारे में थोड़ा डिटेल और सीख लेंगे। और इसी के साथ अपना चैप्टर फ्यूं खत्म हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ अपना चैप्टर का समापन किया जाए। अपनी वाणी को विराम देता हूं और बने रहिए हमारे साथ। ये पूरा डेडिकेशन, पूरा मेहनत आपके लिए, क्योंकि अभी 3 बज चुके हैं, मेरा क्लास है अभी 10th क्लास का, तो मैं क्लास लेने जा रहा हूं अभी जस्ट बाद, फिर वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए इस वीडियो को, वेरी गुड, और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा मेहनत। और इसी के साथ हम और आप हंसते खिलखिलाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।